आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो कोई भी लाइट, जैसे लाइट है, उसका दो नेचर है, यही इसमें समझाने का कोशिश किया गया है। प्लैंक कांस्टेंट h होता है और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये प्लैंक ने दिया था। जब कोई वेव ट्रेवल करती है ना, तो वो इस तरह से एक ट्रफ और एक क्रेस्ट कवर करती है, बनाती है जब, तो वो एक वेवलेंथ होती है, एक कंप्लीट वेवलेंथ। और पार्टिकल जो होता है उस एक पार्टिकल नेचर है और उसी का वेव नेचर, और जो वेव है उसी का पार्टिकल नेचर समझेंगे इस चैप्टर में। लाइट का वेवलेंथ, वेव नेचर, उसमें पिछले चैप्टर में था रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब लाइट का जो लाइट नेचर था, और पार्टिकल का और उसका वेव नेचर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ना इसमें फोटोन। जो फोटोन होता है इसको कहते हैं एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। जैसे इसको डिफ़ाइन किया ना क्वांटम थियोरी में, प्लैंक्स क्वांटम थियोरी में, कि जो एक फोटोन होता है वो पैकेट ऑफ लाइट होता है और जिसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जैसे एक एनर्जी का जो मतलब फोटोन की जो एक एनर्जी होती है एक फोटोन की, वो h इंटू एफ, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल होती है, मल्टीप्लाई करें तो जो n नंबर ऑफ फोटोन होते हैं बहुत सारे, तो उसमें E इज इक्वल टू NHF हो जाता है। जैसे क्वांटा मतलब पैकेट्स, सनलाइट से ढेर सारी एनर्जी निकल रही हो, तो जैसे उसमें उसको मतलब बेसिकली कुछ डिफ़ाइन करने के लिए मिल नहीं रहा था, तो इन लोगों ने नाम उसका रख दिया क्वांटा, और उसी को हमने बोल दिया फोटोन, जिसको कहते हैं कि पैकेट ऑफ एनर्जी। इसी के हेल्प से हम डिफ़ाइन करेंगे एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे कि सोडियम मेटल है, हमको पता है सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो वाटर से, एयर से, मॉइस्चर में आती रिएक्शन कर जाता है, इसलिए उसको हम क्या केरोसिन में रखते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई, बट हम फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे कि सोडियम मेटल की प्लेट है, उस पर से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब हम मान लो, लेट सपोज़ कि उसका जो उसको निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को हमें 100 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 100 जूल की एनर्जी लगेगी, और हम जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है यहाँ से, फोटोन की तो एनर्जी होती है ना, तो वो जो लेके आ रहा है वो पहले यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इसी फिनोमिना को, जो फोटोन से कोई फोटोन आता है और मेटल प्लेट पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मेटल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका बहुत एप्लीकेशन है, अभी आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने बताया कि इसका कोई पोटेंशियल होता है, उस पार्टिकुलर पोटेंशियल पे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो जो एनर्जी लग रही है इसको निकालने के लिए, वही उसका क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। जैसे कि अभी मतलब कोई वैकेंसी निकली है, मान लो किसी नौकरी के लिए, उसमें बोल दिया कि आपके पास कितनी भी डिग्री हो लेकिन BSc होना ज़रूरी है। तो मतलब वो BSc जो है ना, वो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी, मतलब लेट से एनी टीचर के लिए प्राइवेट स्कूल्स में, तो उसमें BSc होना कंपलसरी है। उससे मतलब नहीं है तुम MSc हो, PhD हो, उससे हमें नहीं मतलब है, बट एक जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया है स्कूल की वैकेंसी निकालते टाइम, वो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया माना, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। तो जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब उतना एनर्जी तो होनी ही चाहिए फोटोन के पास। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइटिंग में मत जाना, ये मेरे कहानी वाले नोट्स हैं, कहानी की तरह समझ लो 2-3 बार, एकदम कहानी दिमाग में फीड हो जाएगी, फिर कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला। वर्क फंक्शन जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसको डिनोट करते हैं फाई नॉट इज इक्वल टू HF नॉट, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी जो होती है HF होती है। तो फिर देख लो, जैसे अब इसमें जो उसने दिया ना, आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसको डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे ना, कि जैसे एक फोटोन आया, उसके पास 100 जूल एनर्जी थी, और उसने स्ट्राइक किया मेटल प्लेट पे, और वो मतलब रेंग थी यहाँ, तो उसने स्ट्रगल किया यहाँ से मेटल निकालने के लिए, 30 जूल एनर्जी उसका खर्च हो गया यहाँ पे, मतलब प्लेट के ऊपर ही खर्च हो गया ओवरऑल।
एंड आफ्टर दैट जब वो निकला यहाँ से बाहर गया तो उसके पास रिमेनिंग जो बचा ना वो केवल 70 जूल था, 30 जूल तो यहीं खर्च हो चुका था। तो ये जो मोशन में जब आ गया पार्टिकल हमारा प्लेट से आके मोशन में टकराया, मतलब मोशन में आ गया, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। सबको पता है, क्लास 9th से ही पढ़ रहे हैं ये बात। तो जो फाई नॉट होता है ना वही वर्क फंक्शन है। तो मतलब एक आसान एकदम बिल्कुल सरल भाषा में देखा जाए, लेमैन्स लैंग्वेज, तो 100 जूल हमारे पास फोटोन के पास था, यहाँ पे क्वांटा जो आया था पैकेट ऑफ एनर्जी 100 जूल था, तो यहाँ 30 लग गया उसको निकालने में इलेक्ट्रॉन को। तो उस देखो तुम्हारी मम्मी ने 100 रुपये दिए, तो वहाँ तुम बाज़ार में गए, मतलब 30 रुपये का तुमने कोई सामान खरीदा, चीनी खरीदी 1 किलो 30 रुपये की, तो तुमने पैसे को जो 100 रुपये तुम्हारी मम्मी ने दिया था उसको तुमने कैसे मतलब तहस नहस किया, उसका बर्बादी कैसे किया? 30 रुपये का किलो एक चीनी खरीदा और बाकी के 70 रुपये तुमने मान लो कोई कॉपी खरीद ली। तो बस तुम्हारे घर पे आएगा, तुम्हारा हिसाब होगा कहाँ गया 100 रुपये। उसके बाद 30 रुपये जो है तुम बताओगे कि मैंने चीनी खरीदी और 70 रुपये की कॉपी खरीदी, तो वो तुम्हारे 100 रुपये का हिसाब हो गया टोटल। उसी प्रकार से जो क्वांटा आएगा, मतलब जो फोटोन आएगा, उसकी एनर्जी का हिसाब कैसे होगा? तो वो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी उसके हिसाब से होगा कि जो एनर्जी आ रही है उसका फाई नॉट होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में, मतलब ये 2 पार्ट में बट जा रही है, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। इक्वेशन जो आइंस्टीन ने दी है, HF इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, हम सबको पता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है इसकी यूनिट, याद कर सकते हैं। ये 11th में था वैसे, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में। इंसिडेंट फोटोन एंड मिनिमम एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, ये किसकी है? जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और फाई नॉट क्या मिनिमम एनर्जी लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो फाई नॉट है, मतलब वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी वो जो उसको लेके बाहर निकल रही है, जिस एनर्जी के साथ वो बाहर आ रही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, और जो वर्क फंक्शन है इसको HF0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब ओरिजिनल, मतलब इनिशियल जो चाहिए होती है, मिनिमम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एकदम चुपके से याद कर लो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, दिमाग में रहेगा तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फाई नॉट इज इक्वल टू hc/λ0, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ लेगा जब, मैक्सिमम वेवलेंथ तो λ0, और यहाँ पे फाई इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दो। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता होती है, 3 × 10⁸ होती है। c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। टाइम वेस्ट नहीं करते, पर मैं फटाफट समझाती हूँ, इसलिए मैं नोट्स लिख के, मतलब मैंने पहले से पढ़ रखा था, आई थॉट एक बार मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन जो आता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे कोई किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट आ रही है, उसमें पूछ लेगा कि उस जो बल्ब लाइट दे रहा है, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, जिस भी कलर का लाइट दे रहा है, उसकी पावर बढ़ा दे रहे, पहले 100 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 1000 वाट, 100 वाट, मतलब कितना भी बढ़ा दिया। तो उसमें सवाल क्या पूछते हैं ना कि जब तुम किसी भी एक येलो कलर का बल्ब जल रहा है, उसकी पावर को बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है, मतलब जैसे छोटा बल्ब लगाओगे छोटा दूर उजाला करेगा, जब बड़ा बल्ब लगेगा तो ज़्यादा दूर तक उजाला करेगा। तो इसका मतलब यही है कि जब तुम किसी एक कलर की लाइट को जला रहे हो तो उसकी पावर कितनी बढ़ा लो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। कैसे चेंज नहीं होगी? मेटल पे गिर रहा है, कोई लाइट तुमने गिरा है मेटल पे, और उसमें तुम सोच रहे हो कि उसकी जो मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाए, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जो इस इक्वेशन में देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रिलेशन में है। तो इसी मतलब इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और जिसमें बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। इसका ग्राफ भी पूछा जाता है कि इंटेंसिटी और ये काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी तुम कितना भी बढ़ा लो, पावर कितनी बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। जहाँ पे सोर्स बन रहा है वहीं से आ रही है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जब वहीं से आ रही है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी उसी पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स तुम लाइट किसी भी कलर का बल्ब जलाओ, जब तक वो कलर सेम है तब तक तुम कितना भी पावर दे लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तुमने कलर बदला तो उस वक्त उसका चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा।
अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ और आते हैं कि जैसे मैं बोल रही थी कि लाइट अगर येलो कलर की निकाल रहे हो तुम किसी बल्ब से तो उसकी पावर बढ़ा रहे हो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। पिछले ग्राफ में मैंने देखा था कांस्टेंट हो रही थी इंटेंसिटी के हिसाब से। और इसमें जब दूसरा इसी एक्सपेक्ट में हम जब दो तीन बातें और देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें पता चलता है ना कि जब इंटेंसिटी बढ़ रही होती है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो उस प्लेट से बाहर आ रहे थे वो ज़्यादा अमाउंट में आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो लाइट की बढ़ रही है उससे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो करंट है ना, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है करंट भी ज़्यादा होंगे। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ बल्ब के, चाहे वो किसी भी कलर का हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक टाइम पर एक ही फोटोन मिलता है, ना कि अगर तुम ये बोलना चाहो कि जैसे मान लो एक फोटोन के पास 100 जूल एनर्जी है, अगर हमको किसी सरफेस का पोटेंशियल 200 जूल है तो हम उस पर 2 फोटोन अटैक करा के निकाल दें एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही फोटोन का अटैक होगा। ये नेचुरल ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट में, इसका कोई मतलब वो नहीं है। और अब हम देखेंगे ना कि कैसे फ़ोटो करेंट बनता है, एकदम कहानी की तरह अगर समझ लेंगे ना तो जान लीजिए कभी भूलेगा नहीं, और इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ये है ना कि जैसे यहाँ मेटल प्लेट थी हमारी, यहाँ फोटोन का अटैक कराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा था। हम उसका सोचे इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करेंगे, इसका हम कुछ एप्लीकेशन करते हैं। कभी भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, इसका हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन खोजते ही रहते हैं। तो इसी तरह से जब इसमें पता चला कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटॉन्स आने पे, तो चलो इसका कुछ काम ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट लोग बैठ के सोचे कि इसका कोई अच्छा उपाय निकालते हैं। जैसे किसी भी इंडिया में तो जुगाड़ ही चलता है, हर चीज़ का जुगाड़ बना के कुछ नई चीज़ बना दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक कलेक्टर प्लेट लगा दिया गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और वो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे लगा दिया गया तो होता क्या है ना कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा होता है तो नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव क्या होता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ पे करंट का जनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लग जाएगा। मतलब एनर्जी मिल गई, लाइट एनर्जी। ठीक है, अगर पॉजिटिव बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा और करंट भी इंक्रीज़ होगा उसी हिसाब से। लेकिन एक बात और है, जब प्लेट पे तुम्हारे जितना इलेक्ट्रॉन थे सारे तुमने निकाल लिए फोटोन डाल के, तो अब क्या करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे चला जाता है ना तो वो शांत हो जाता है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। हर इंसान का सैचुरेशन पॉइंट एक बार आ ही जाता है बेसिकली। तो एक बार ऐसा होगा ना कि करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, अब उसका करंट बढ़ ही नहीं रहा है, बेसिकली रुक जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो फोटो करंट ये है ना जनरेट हो रहा है, नेगेटिव वोल्टेज जो अप्लाई यहाँ से जो कलेक्टर प्लेट है ना, ये मतलब यहाँ से जो वोल्टेज मिल रहा है उसको यहाँ पे इस वाई एक्स एक्सिस पे लेना, फोटो करंट को एक्स एक्सिस पे लेना। तो यहाँ पे जब यहाँ से मान लो करंट इंक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ पे आके सैचुरेशन पॉइंट आ गया, और जब एकदम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, निकलना ही ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वो नेगेटिव में चला जाएगा ना, पोटेंशियल जो था वो एकदम ख़त्म हो गया। और एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि ये जीरो से क्यों नहीं शुरू हुआ, ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू हुआ, यहाँ से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि भाई देखो तुम फोटोन दो ना दो थोड़ा बहुत तो निकल ही रहा होता है ना, तो इसलिए हम जीरो नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे तुमने वो ढेर सारा नेगेटिव लगा दिया, यहाँ से नेगेटिव निकल ही रहा था, नेगेटिव तुमने और लगा दिया। जब तुमने एक नेगेटिव लगाया तो यहाँ के रिपल हो गया, यहाँ 2 नेगेटिव लगाया, यहाँ के रिपल हो गया। जब ढेर सारा नेगेटिव लगा दिया, रिपल हो गया, ख़त्म हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे करंट बनना बंद हो जाता है, बेसिकली ये कहते हैं आम भाषा में। और देखो हमने 11 में पढ़ा था, जो पोटेंशियल होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और तो उसको लिख सकते हैं W = V लिख सकते हैं। और Q क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो W = EV लिख सकते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वर्क ही, तो मतलब जो वर्क हो रहा है वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी = E × V0। मतलब ये V0 एक ऐसा मतलब ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये वो एनर्जी है जिसको मतलब ये इसके इक्वल है। मतलब इतना अगर तुमने दे दिया ना तो काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और इसके आगे जो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ और कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी।